औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा आवाज़ और स्क्रीन दोनों चीज़ें क्लियर है? जी, आवाज़ भी क्लियर है और स्क्रीन भी क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। मुझे एक फाइनल फीडबैक दीजिएगा आवाज़ के ऊपर और स्क्रीन के ऊपर। लास्ट टाइम वी कवर्ड ISA 560 और उसका प्रैक्टिस मटेरियल दैट वाज अपलोडेड। मुझे बताइए, इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी कंफ्यूजन फ्रॉम 560, कोई सवाल, कोई परेशानी, कोई मसला, कुछ भी समझ ना आया हो, बात कुछ समझ आई है, कुछ समझ नहीं आई, एनी कंफ्यूजन, एनी मसला फ्रॉम 560, तो प्लीज पहले उसके ऊपर बात करते हैं एंड उसके बाद 580 शुरू करेंगे। जी, कोई सवाल, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, एनी कंफ्यूजन फ्रॉम 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स? अगर आप में से किसी का कोई सवाल नहीं है तो मुझे बताइए, हम 580 शुरू करें। अगर है तो फौरन से क्यों लिख दें, ताकि मैं उस क्वेश्चन के वे में रुक जाऊँ। अगर नहीं है तो नो लिख दें। Well, I think there is no question. Done. Then let's start 580। मुझे एक फाइनल फीडबैक दीजिएगा वॉइस के ऊपर। आवाज सबको क्लियर है? एक फाइनल टाइम बता दें। ओके। आपको एक चीज याद करवाता हूँ। बचपन में आपने एक चीज पढ़ी थी जब आप छोटे थे, कि ऑडिट की शुरुआत एक खत से होती है, एक लेटर से होती है। क्या आप मुझे उस लेटर का नाम बता सकते हैं? लेटर ऑफ एंगेजमेंट, लेटर ऑफ एंगेजमेंट, लेटर ऑफ एंगेजमेंट। ठीक है। तो ऑडिट शुरू हुआ था एक खत से। आपने खत भेजा था क्लाइंट को और क्लाइंट से कहा था कि भाई, अगर तुमने हमसे ऑडिट करवाना है तो ये रही हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस, इस पे एग्री हो तो साइन करके भेज दो, हम आ जाएंगे। उस लेटर में क्या क्या बातें थी?
लेटर में लिखा हुआ था कि जनाब हमारे ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है, तुम्हारी जिम्मेदारियां क्या होंगी, मेरी जिम्मेदारियां क्या होंगी, कौन सा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इस्तेमाल हो रहा होगा, और हम जब ऑडिट करके जा रहे होंगे तो तुम्हें किस तरह की रिपोर्ट, कौन से कंटेंट्स और किस फॉर्मेट पे देके जाएंगे। तो कहानी शुरू हुई थी एक खत से, और जब ऑडिट एंड होता है तब कहानी क्लोज होती है एक खत से। यानी कि एक खत ने ऑडिट स्टार्ट करवाया था और दूसरा खत ऑडिट एंड करवाएगा। पहला खत है लेटर ऑफ एंगेजमेंट, दूसरे खत का नाम है लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन। लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन यानी कि आप मैनेजमेंट से लिखवा रहे हैं कि आपको तमाम डाटा मिल चुका है, आपको जो डाटा मैनेजमेंट ने प्रोवाइड किया आपने उसी के मुताबिक ऑडिट किया, आपकी नज़र में कोई ऐसी चीज़ पेंडिंग नहीं है जो कि आपने जिस पे काम ना किया हो और मैनेजमेंट ने आपको वो चीज़ प्रोवाइड की हो। या इन अदर वर्ड्स आप ये कह रहे होते हैं कि मैनेजमेंट ने जो जो चीज़ें हमें दी हैं हमने उसके ऊपर अपने प्रोसीजर्स लगा के ऑडिट कर दिया है। अगर कोई चीज़ मैनेजमेंट ने हमें नहीं दी तो हम उसके क्या नहीं है, जी हम उसके क्या नहीं है, जिम्मेदार नहीं। दिस इज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन। इसका एक फॉर्मेट अभी आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। इसमें बातें क्या क्या है, अभी स्टैंडर्ड क्या कहता है वो बाद में देखते हैं, जरा पहले इसका फॉर्मेट देख लें। लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन की एग्जांपल, सबसे पहले यहाँ पे लेटर हेड, यानी कि जिस कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं उस कंपनी के जो लेटर हेड है उसके ऊपर ये रिप्रेजेंटेशन लेटर बनेगा। दैट शुड बी ऑन लेटर हेड। लेटर हेड क्यों? ताकि कंपनी बाद में मुकर ना सके, ताकि हमें पता हो कि जनाब ये इस कंपनी का रिप्रेजेंटेशन लेटर है, हमें वाजे ऊपर ऊपर से पता चल जाए। अच्छा, ये लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन कंपनी भेजती है ऑडिटर को। इसकी मूवमेंट कैसे होती है? कंपनी टू ऑडिटर, यानी कि कंपनी बनाती है और बना के ऑडिटर को भेज देती है लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन। कंपनी वाले बनाते हैं और बना के किसको भेजते हैं? ऑडिटर को। मगर जो एंगेजमेंट लेटर होता था वो मूव होता था ऑडिटर टू कंपनी। तो एक खत शुरू में ऑडिटर भेजता है जब ऑडिट स्टार्ट करना होता है, और एक खत एंड पे मैनेजमेंट भेजती है जब ऑडिट एंड हो रहा होता है। ये किसको भेजा जाता है? ऑडिटर को, यानी कि इसका एड्रेस ही कौन है? ऑडिटर। और यहाँ पे डेट आ रही होती है, यहाँ पे डेट आ रही होती है। फिर जुमले क्या क्या होते हैं? दिस रिप्रेजेंटेशन लेटर इज प्रोवाइडेड इन connection with your audit of the financial statements of ABC company for the year ended 31, जो भी होगा, for the purpose of expressing an opinion as to whether financial statements are present fairly in all material respects, या they are giving a true and fair, ये बातें हमें पता है। उसने ये बातें कहाँ से उठाई हैं? ओपिनियन पैराग्राफ से, इन अकॉर्डेंस विद IFRS। तो ये वही बात है जो कि आपने इससे पहले ओपिनियन वाले सेक्शन में पढ़ी है। बस वो ये कहना चाह रहा है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन लेटर है ये हम उसके लिए आपको दे रहे हैं, जो हमने ओपिनियन दी है ये उसके लिए आपको दिया जा रहा है। वी कंफर्म दैट, वी मतलब मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कंफर्म कर रही है टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज एंड बिलीफ
कि तमाम काम सही तरीके से सरअंजाम हो गया, तमाम काम सही तरीके से सरअंजाम हो चुका है, तमाम इंक्वायरीज हो चुकी हैं, फाइंडिंग्स हो चुकी हैं, और वो काफी इस चीज से मुतमईन है, मैनेजमेंट वाले इस चीज से एग्री करते हैं कि ऑडिटर्स ने अपना काम बड़े अच्छे तरीके से किया। अच्छा, आपको याद होगा जब हम लोगों ने एंगेजमेंट लेटर भेजा था तो उसके ऊपर जोर दिया था मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर। तो अब मैनेजमेंट इस खत में भी दोबारा से वही बातें रिपीट कर रही है कि वी हैव फुलफिल्ड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमने अपनी तमाम जिम्मेदारियां पूरी की हैं इस डेट तक, जिसके अंदर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आती है इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस, और वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब कुछ स्टैंडर्ड्स का नीचे जिक्र आ रहा है बट वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो आप उसको बगैर पढ़े भी गुजारा कर सकते हैं, जैसे ये 540, 450, ये टेक्निकली यहाँ पे नहीं होने चाहिए क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। फिर आपको पता है मैनेजमेंट की एक और जिम्मेदारी होती है रिगार्डिंग सब्सिक्वेंट इवेंट्स, उन्होंने हमें बताना होता है कि कौन कौन से इवेंट्स अकर हो रहे हैं। अमार भाई कैमरा, अमार कैमरा, थैंक यू। मैनेजमेंट ने हमें बताना होता है भाई कि 560 के मुताबिक कौन कौन से सब्सिक्वेंट इवेंट्स अकर हो रहे हैं, और आपको याद होगा हमने कहा था कि हम मैनेजमेंट से लिखवा लेंगे, तो 560 के ऊपर जो चीजें लिखवानी है वो यहाँ पर आ जाएंगी। फिर इसी तरह जब हम लोगों ने रिलेटेड पार्टी का स्टैंडर्ड कवर किया था 550, तो आपको याद होगा कि हमने कहा था कि आपके पास जो जो डाटा है रिगार्डिंग रिलेटेड पार्टीज वो डाटा हमें प्रोवाइड कर दें और हमें लिख के दें कि इसके अलावा कोई और रिलेटेड पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती आपके पास। तो वो लाइन एज इट इज यहाँ पे आ जाएगी 550 के अंदर। तो मैनेजमेंट से एक तो आपने बात लिखवा ली ये वाली कि भाई उन्होंने ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए हैं, उन्होंने ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए हैं, प्लस 550 वाली बातें यहाँ पे आ गई रिलेटेड पार्टी वाली, प्लस सब्सिक्वेंट इवेंट वाली बात यहाँ पे आ जाती है। ये पार्ट और ये बुलेट हमारे कोर्स में नहीं है तो हम इसको डिस्कस नहीं करते, आप भी इसको काट सकते हैं। फिर नीचे मैनेजमेंट ये बताती है कि हमने ऑडिटर को तमाम चीजों की एक्सेस प्रोवाइड की थी, तमाम रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, जो जो चीजें उसने मांगी हमने उसको बना के दी, जो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन उसने हमें मांगी हमने उसको दी, और हमने उसको तमाम चीजों की अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस दी। अगर आप गौर करें तो ये वही बातें हैं जो कि इससे पहले हम कई दफा पढ़ चुके हैं, बस हम उसको एंड के ऊपर दोबारा से मैनेजमेंट से कहते हैं कि भाई हमें लिख के दें, ताकि कल को आप ये ना कहें कि आपने हमें डाटा दिया था और हमने उसके मुताबिक ऑडिट नहीं किया। तो मैनेजमेंट से ये रिप्रेजेंटेशन ले लेते हैं ताकि कल को वो हमारे खिलाफ कोई गलत बात ना कर सके, कल को वो हमारे खिलाफ कोई ऐसी वैसी बात ना कर सके जो कि गलत हो, या इन शॉर्ट कल को वो कोई ब्लेम न डाल सके हमारे ऊपर। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर तमाम ट्रांजैक्शंस उन्होंने एंटर कर दी हैं, कोई चीज मिसिंग नहीं है। उन्होंने आपको बता दिया जनाब, उनकी असेसमेंट ये कहती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर एरर और फ्रॉड मौजूद नहीं है। ये आई से 240 में आप लोग पढ़ेंगे इस पॉइंट को। अगला पॉइंट भी आई से 240 का है कि उन्होंने आपको तमाम इंफॉर्मेशन दे दी है रिगार्डिंग फ्रॉड और सस्पेक्टेड फ्रॉड, और आपने उनको अवेयर कर दिया है कि भाई यहाँ यहाँ पे इन एरियाज पे फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं। मैनेजमेंट एम्प्लॉयज के जो जो रोल्स हैं कंट्रोल्स मेकिंग के ऊपर, वो सारी बातें आप लोगों ने बता देनी है। इन शॉर्ट यहाँ पे 240 वाली बातें हो रही हैं। अभी लेटर आप लोगों ने याद नहीं करना, मगर मैं आपको एक ओवरऑल इसका व्यू पहले इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता है, आपको पता रहे कि भाई 580 के अंदर चीजें कौन कौन सी आनी है और कैसे कैसे आनी है। फिर 250 आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, आप उसको यहाँ से भी काट सकते हैं। एंड देन 550 वाली बात वो रिपीट कर रहा है जो हमने इससे पहले ऊपर पढ़ी है
कि उन्होंने आपको तमाम रिलेटेड पार्टीज की आइडेंटिटी, रिलेशनशिप, ट्रांजैक्शन सब कुछ बता दिया। तो 580 का ये जो लेटर है, इससे हमें जो चीजें पता चल रही हैं वो ये, नंबर वन, कि इसकी मूवमेंट होती है कंपनी टू ऑडिटर, ये बनता है कंपनी के लेटर हेड के ऊपर, इसका एड्रेस ही होता है ऑडिटर और इस पे एक डेट आती है, और इसके अंदर वही सारी बातें हैं जो कि हम इससे पहले बहुत दफा कर चुके हैं। अब लेटर को देखने के बाद आइए चलते हैं 580 ओरिजिनल के ऊपर। 580 सबसे जो हैवी एविडेंस होता है, सबसे हैवी एविडेंस, वो है मैनेजमेंट की तरफ से आया हुआ डॉक्यूमेंट जो कि उन्होंने खुद लिख के आपको दिया। यानी कि अगर मैनेजमेंट किसी चीज पे एग्री है और आप उससे वो चीज लिखवा लेते हैं उसी टाइम, तो कल को इन फ्यूचर वो इस बात से लेफ्ट राइट नहीं हो सकते, मुकर नहीं सकते। तो यू कैन काउंट इट एज वन ऑफ द हैवीएस्ट ऑडिट एविडेंस। क्योंकि एक चीज अगर आपको मैनेजमेंट लिख के दे रही है, तो उसका मतलब ये है कि आपकी जिम्मेदारी फिर उस चीज से बहुत कम हो जाती है। भाई मैनेजमेंट आपसे कहती है कि सर प्रोविजन इतनी है, हम कहते हैं ठीक है लिख के दे दें। मैनेजमेंट आपसे कहती है कि सर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हमने आपको सारी बता दी, हम कहते हैं अच्छा लिख के दे दें। तो ड्यूरिंग ऑडिट हम लोग मैनेजमेंट से मुख्तलिफ तरह की रिप्रेजेंटेशन लेते रहते हैं, नॉर्मली हर एरिया पे जाते हैं और उनसे चीजें लिखवा रहे होते हैं। मैनेजमेंट वाले हमें कहते हैं कि सर हमें उम्मीद है कि इस साल हमारी सेल्स जो रिटर्न है वो नहीं होंगी, सेल रिटर्न नहीं होंगी, हम कहते हैं अच्छा लिख के दे दें। मैनेजमेंट कहती है कि सर ये जो वारंटीज है ना, हमें लगता है कि 100 कस्टमर्स में से 4 या 5 लोग ही वापस आएंगे, हम कहते हैं ऐसे है, कहते हैं सर बिल्कुल, हम कहते हैं लिख के दे दें। तो जो जो चीज जहां जहां पे उनकी जजमेंट इन्वॉल्व है, तो हम उनकी जजमेंट का एहतराम करते हैं, मगर बाद में वो सारी चीजें उनसे लिखवा लेते हैं, वो सारी चीजें उनसे लिखवा लेती हैं, ये नेसेसरी ऑडिट एविडेंस बन जाता है। मगर ये अकेला, मगर ये ओवरऑल स्ट्रॉन्गेस्ट है, मगर सिर्फ इस बेस के ऊपर के मैनेजमेंट ने आपको लिख के दे दी और आप अपना ऑडिट प्रोसीजर्स ना लगाएं, ये भी अच्छी बात नहीं है, ये भी अच्छी बात नहीं है। तो जहां जहां पे मैनेजमेंट अपनी नीयत का इजहार करती है, इंटेंशंस का, जजमेंट का, या किसी स्पेसिफिक एरिया के ऊपर वो आपको श्योरिटी देते हैं कि जनाब हमने इसका तमाम डाटा आपको प्रोवाइड कर दिया है, वहां पे आप कहते हैं कि सर ऐसे नहीं, लिख के दें। जहां जहां पे आपको लगता है कि चीजें इनकम्प्लीट है, हम कहते हैं सर हम लोगों ने कंप्लीशन मेक श्योर करनी है, लिख के दें। तो ड्यूरिंग ऑडिट हम लोग उनसे बहुत तरह की रिप्रेजेंटेशंस ले रहे होते हैं, हर एरिया पे, हर टाइम पे, और एक रिप्रेजेंटेशन जाते जाते बड़ी लेटर की फॉर्म में उनसे ले लेते हैं। उस खत में क्या क्या आता है अभी हम लोग देख कर आए हैं। नंबर वन, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि ये उनकी जिम्मेदारी है कि उन्होंने ये चीजें बनानी है और बना के हमें देनी है, जिसका हम लोगों ने ऑडिट करना है। और मैनेजमेंट फिर एंड में लिखती है, देखो एंगेजमेंट लेटर में क्या था, हमने उनसे कहा था, उनको सुनाया था कि आपकी जिम्मेदारी ये है। अब उनके जवाब में ये लिखा आता है कि they have fulfilled their responsibility। जब एक खत जारी है उस वक्त उनको इस लेयर में एबिलिटी हमने पूरी कर दी है, तुम क्या बात है, हम तुम्हें कर ट्रांजैक्शन जो कि रिकॉर्ड हुई हैं हमें बता दी गई हैं, हमें तमाम एक्सेस मिल गई थी, तमाम इंफॉर्मेशन मिल गई थी, ये वही पुरानी बातें हैं जो कि मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कई दफा आप लोग देख चुके हैं।
मुझे बताइए यहां तक, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट। सर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का तीसरा पॉइंट, लेटर का या ये वाला? ठीक है, वो कहता है सम ऑफ दीज विल बी अनसोलिसिटेड बट सम विल बी गिवन इन रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक इंक्वायरीज। देखो होता क्या है, हम मैनेजमेंट से एक बात कर रहे हैं कि सर आपको लगता है कि साल में सेल रिटर्न होंगी, ये हमने उनसे चीज पूछी है, हमने उनसे इंक्वायर किया। मैनेजमेंट कहती है हाँ यार लग तो रहा है कि 100 कस्टमर्स में से कोई 5-6 हमें रिटर्न करवा के जाएंगे। हम कहते हैं आपको लग रहा है? वो कहते हैं हाँ लग तो रहा है। हम कहते हैं लिख के दो। तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हम इन रिस्पॉन्स टू आवर स्पेसिफिक इंक्वायरीज भी उनसे ले रहे होते हैं, जहां पे हमें लगता है कि डाउट है, जहां पे हमें लगता है कि डाउट है। हो सकता है कि उसमें से कुछ अनसोलिसिटेड हो। फॉर एग्जाम्पल हमने मैनेजमेंट से पूछा है सर वो चांसेस कितने हैं, उन्होंने जबानी आपको बता दिया कि यार लगता है 100 में से कुछ 5-6 तो वापस आएंगे। अब उन्होंने जबानी हमें बता दिया, दिस इज अनसोलिसिटेड, लिख के नहीं बताया। तो रिप्रेजेंटेशन कैन बी वर्बल, कैन बी रिटन, कैन बी वर्बल, कैन बी रिटन। ये वाली बात समझ आई? और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, वो आपको खुद ही से चीजें बता रहे होते हैं, दिस इज कॉल्ड अनसोलिसाइटेड। वो खुद ही से डर के मारे आपको बता देते हैं जब आप ज्यादा स्केप्टिक हो रहे होते हैं कि सर वो ना हमारी सेल्स हुई है, हमें लगता है कि वो 7-8 कस्टमर्स ना वापस आएंगे। अब आपने उनसे पूछा नहीं है, उन्होंने खुद ही से डर के आपको बता दिया। तो या तो आप अपना खौफ इतना बढ़ा लें कि वो आपको खुद ही से चीजें बता रहे हो, या आप उनसे इंक्वायरीज करके भी डिटेल्स और डाटा ले सकते हैं। डन, आगे चलते हैं। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या आता है, ये एड्रेस किया जाता है ऑडिटर को, ये हमने देख लिया। ये बनता है लेटर हेड पे, ये हमें पता है। डेट, डेट मुझे बताइए क्या इसको मैं ऑडिट रिपोर्ट के बाद बनाऊंगा या उससे पहले बनाऊंगा? अगर आपको सब्सिक्वेंट इवेंट याद है। मैं इसका टोटका आपको बता देता हूं। जब हमें मैनेजमेंट की तरफ से अप्रूव्ड फाइनेंशियल्स मिलती हैं, उसी के साथ हमें वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी दे रहे होते हैं। और ये अप्रूव
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इटसेल्फ बहुत बड़ा रिटन रिप्रेजेंटेशन है कि भाई तमाम चीजें अकाउंट्स में सही आ रही हैं। तो ये भी ऑडिट रिपोर्ट से पहले आता है, बाद में नहीं आ सकता, और कोशिश ये होती है कि ये एज नियर एज प्रैक्टिकेबल हो। अगर 28 को मिल रहा है तो हम 29 को रिपोर्ट इशू कर दें। ये वही बात है डेट की जो आपने 560 के अंदर डिस्कस की। इसके कंटेंट्स में क्या क्या आता है अभी हम लेटर के फॉर्मेट में जाते हुए देखा है। यहां तक इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, क्योंकि इसके बाद जो एरिया जो कॉन्सेप्ट आ रहा है आई कैप मैक्सिमम वहां से सवाल निकालता है। तो मुझे बताइए यहाँ तक जितनी हम लोगों ने बेसिक बातें की हैं, कोई सवाल कोई मसला कोई परेशानी है तो डिस्कस करें, अगर नहीं है तो फिर हम उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को आगे लेकर आए। अगर आपने किसी को बताना है कि सर ये रिटन रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या आता है, लेट्स सपोज आपने किसी दोस्त को गाइड करना है, किस तरह गाइड करोगे? आप पहले उसको बताओगे कि यार ये मूव करता है, ये मूव करता है कंपनी टू ऑडिटर, ये छपता है कंपनी के लेटर हेड पे, इसकी डेट होती है एज नियर एज प्रैक्टिकेबल टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, मगर ये उसके बाद नहीं होता। और इसमें क्या क्या बातें आती हैं? इसमें सिर्फ ये बात आती है कि मैनेजमेंट ने अपनी तमाम सर जिम्मेदारियां पूरी कर दी हैं, वो जिम्मेदारियां जो कि उसको एंगेजमेंट लेटर में बताई गई थी, प्लस उसने 550 वाली बात भी कर दी है, प्लस उसने 560 वाली बात भी कर दी है। 550 वाली बात में क्या था कि तमाम रिलेटेड पार्टीज के बारे में उसने बता दी है, और 516 में क्या था कि तमाम सब्सिक्वेंट इवेंट्स के बारे में उसने बता दिया, प्लस इसमें 240 फ्रॉड वाली बातें भी हैं, मगर वो शायद अभी आपको उतनी समझ ना आए जब तक हम 240 नहीं कर सकते। तो आप अपने दोस्त को बताइएगा कि 550 वाली बात कर दी, 560 वाली बात कर दी, और 240 वाली बात कर दी। अभी तक हम लोगों ने यही पढ़ा है, अभी तक कोई मुश्किल बात हम लोगों ने इसमें नहीं देखी। क्या एग्री करते हैं इस चीज से? अच्छा, हमने इतनी आसान आसान सी बातें तो पढ़ ली हैं, अब जरा टेढ़ी बात भी पढ़ लेते हैं। टेढ़ी बात क्या है? देखो, मैनेजमेंट से हम कह रहे हैं कि सर हमें रिप्रेजेंटेशन लेटर दें। क्या कह रहे हैं? सर हमें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दें। आपको लगता है मैनेजमेंट इतनी हमारे एक कहने पे वो हमें लेटर दे देगी? अभी तक आप लोगों ने जितना ऑडिट पढ़ा है, क्या हमारे एक कहने पे कभी कोई काम किया उन्होंने? नहीं ना करते, बहुत बुरे लोग होते हैं। चले जी, हम लोगों ने लेटर की डिमांड की, ऑडिटर ने कहा सर वो लेटर दे दें। उन्होंने कहा भाग जाओ, नहीं मिलना, नहीं प्रोवाइड किया। जब मुझे लेटर नहीं मिल रहा, और लेटर क्या है, एक फाइनल ऑडिट एविडेंस है, फाइनल ऑडिट एविडेंस है, मुझे बताइए इज दिस अ मिस स्टेटमेंट और इज दिस स्कोप लिमिटेशन? इज दिस अ मिस स्टेटमेंट और इज दिस अ स्कोप लिमिटेशन? ये है स्कोप लिमिटेशन।
ये है स्कोप लिमिटेशन। मेरा अगला सवाल, जब स्कोप लिमिटेशन आती है तो हम 705 में जाते हैं, 706 में जाते हैं? 705 में जाते हैं। एंड के ऊपर अगर मुझे एक हैवी एविडेंस नहीं मिल रहा तो क्या ये मटेरियल होगा या ये परवेसिव होगा? 'अगर ऑडिट एंड के ऊपर मुझे एक हैवी एविडेंस नहीं मिल रहा, एक आखिरी एविडेंस नहीं मिल रहा जिसकी बेस पे मैंने रिपोर्ट पर साइन करने हैं, जब तक वो एविडेंस मेरे हाथ में नहीं आएगा मैं रिपोर्ट पर साइन नहीं करूंगा, तो क्या ये परवेसिव है या ये मटेरियल है? जरा सोच के जवाब दीजिएगा। ये क्या है? ये परवेसिव है। ये परवेसिव। तो अगर परवेसिव है तो मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए? पहली कोशिश क्या होती है? विड्रॉ करने की। मेरी सबसे पहली कोशिश क्या होगी कि मैं वहां से निकल जाऊं, भाग जाऊं, विड्रॉ कर लूं। मगर क्या विड्रॉल इतनी आसानी से होता है? नहीं, विड्रॉल इतनी आसानी से नहीं होता। हमें देखना है कि क्या प्रैक्टिकल और पॉसिबल है या नहीं। और अगर विड्रॉ नहीं कर सकते तो फिर क्या करें? डिस्क्लेमर दे दें। तो अगर आपको मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड नहीं कर रही है तो फिर आप क्या करोगे? आप सबसे पहले ये मैटर उनके साथ डिस्कस करोगे, उनको बताओगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। डिस्कस करने से मुराद है कि उसकी इंपॉर्टेंस का आपने बताना है कि व्हाई इट इज नेसेसरी। आप मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी के ऊपर शक कर लोगे, आप उनकी इंटेग्रिटी को री इवेल्युएट करोगे कि इससे पहले जो चीजें इन्होंने हमें बताई हैं पता नहीं उसमें फ्रॉड ना हो। अगर वो हमें लिख के नहीं देना चाहते तो जितनी बातें उन्होंने हमारे साथ ओरल की हैं शायद हो सकता है कि उनमें भी इन्होंने गलत बयानी की हो, तो आप उनकी इंटेग्रिटी को री इवेल्युएट करोगे, उन पे मजीद शक करोगे, आप एक्स्ट्रा स्केप्टिक हो जाओ। और जो जो छोटी रिप्रेजेंटेशंस उन्होंने आपको दी हैं आप उनको दोबारा से चेक करोगे, आपका शक बहुत हैवी हो जाएगा मैनेजमेंट के ऊपर कि भाई इतनी कौन सी बड़ी बात है, हमें लिख के क्यों नहीं दे रहे। अगर वो लिख के नहीं दे रहे तो फिर आप अपना काम उधर ही रोक दोगे और जो काम आपने पहले किया है आप अब उस काम को शक की निगाह से री इवेल्युएट करोगे। और अगर स्टिल वो नहीं मान रहे तो फिर आप रिपोर्ट खराब कर दोगे 705 के साथ। ये है कि अगर वो प्रोवाइड आपको नहीं कर रहे, कभी कभी वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं मगर आपको डाउट होता है उस रिप्रेजेंटेशन लेटर की रिलायबिलिटी के ऊपर। उन्होंने दे आपको दिया है मगर आपको डाउट, असेसमेंट प्रोसीजर्स को बढ़ा लेंगे, दोबारा से असेस करेंगे चीजों को, मजीद काम करेंगे। अगर आपने पहले कम सैंपल उठाया था तो अब आप मजीद उस एरिया में सैंपल उठा के टेस्टिंग करेंगे और उनकी इंटेग्रिटी को दोबारा से री इवेल्युएट करेंगे और अगर प्रैक्टिकेबल पॉसिबल हुआ तो कोशिश करेंगे कि वहां से विड्रॉ कर जाए। आईकैब ने अभी तक जो सवाल पूछे हैं वो मैक्सिमम यहाँ से पूछे हैं और उसके बाद उसने यहाँ से पूछे हैं। अगर आपको ये दो चीजें आती हैं तो आपको 580 पूरा आता है। Am I clear? तो इसमें
एक बात जो आपने लिखनी है वो मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी की इवेल्युएशन है, प्लस आपने लिखना है कि ऑडिटर एक्स्ट्रा प्रोसीजर्स लगाएगा, एडिशनल काम करेगा, प्लस रिस्क असेसमेंट मजीद करेगा, प्लस जितने उनको एविडेंस अभी तक मिल चुके हैं उनको दोबारा से री इवेल्युएट करेगा, और इफ प्रैक्टिकेबल इफ पॉसिबल वो विदड्रॉ करने की कोशिश करेगा। अगर नहीं कर सकता तो डिस्क्लेमर की तरफ जाएगा। अगर आपको ये सारी बातें आती हैं तो आपको 580 पूरा आता है। इससे ऊपर जो बातें हैं एक दफा पढ़ लें, ज्यादा उन पर परेशान होने की जरूरत नहीं। यहां तक बात समझ आ गई? तो ये था आपका 580। 580 के जो पास्ट पेपर्स हैं मैं चाह रहा हूं कि आप वो सारे खुद करें, क्योंकि उसमें वो एक ही कॉन्सेप्ट को बार बार रगड़ रहा है कि आप पक्के हो जाएंगे इन चीजों को बार बार लिख के। मैं करवा तो दूंगा मगर उसमें इतनी खास वैल्यू एडिशन नहीं है। हाँ, जहां पे आप फंसे वो जरूर मेरे से पूछें। जहां पे आपको डाउट हो, जहां पे आपको समझ ना आ रही हो, तो ग्रुप हाजिर है, आप वहां पे कभी भी कमेंट कर सकते हैं। डन। इसके साथ हमारा चैप्टर 14 एंड होता है। चैप्टर 14 में मजा आया? चैप्टर 14 का हक अदा हो गया? मैं अगेन रिमाइंड करवा दूं, वन ऑफ द हैवीएस्ट चैप्टर, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर। मैंने बहुत प्यार से उसको निकाला है और मैं चाहता हूं कि आप उसी प्यार के साथ अब इसको तैयार भी करें।